नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख रहे थे। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है कि मुख की उत्पत्ति के आधार पर वे जीव जो पहले मुख और फिर गुदा का विकास करते हैं, क्या कहलाते हैं? इन जीवों को द्विपक्षीय रूप से सममित कहा जाता है। द्विपक्षीय रूप से सममित मतलब कि उसके दो बराबर भाग किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई जीव है, तो अब इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये द्विपक्षीय रूप से सममित है। जैसे हमारा शरीर है, हम इसको अगर बीच से काटेंगे तो इसके दो बराबर भाग बन जाएंगे। तो हमारा शरीर द्विपक्षीय रूप से सममित होता है। निम्न में से मानव शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा होता है? कौन सा अंग सबसे व्यस्त होता है मनुष्य के शरीर का? तो हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है हार्ट। क्योंकि जब हम सोए रहते हैं तब भी हार्ट काम करता है। आंख अगर हम बंद कर लेंगे तो आंख देखना बंद कर लेगी। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, चुपचाप सोए हुए हो, तो आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं। आपकी फीमर, अगर आप नहीं चल रहे हो तो उसका कोई काम नहीं है। लेकिन हार्ट, आप चाहे काम कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, किसी भी कोई भी काम कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो, आपका शरीर जीवित है तो आपका हार्ट काम कर रहा है। अगला प्रश्न है एमएसजी, जिसे आमतौर पर चीनी भोजन में मिलाया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? एमएसजी, अगर आप फास्ट फूड बेकरी के भोजन वगैरह करते हैं या चाइनीज भोजन जैसे नूडल मंचूरियन वगैरह खाते हैं तो उसमें एमएसजी मिलाया जाता है। क्या होता है एमएसजी? एक तरह का नमक होता है, ये शक्कर टाइप का आता है नमक, जिसको चीनी नमक भी बोलते हैं, चाइनीज नमक। ये होता है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसको डालने से क्या होता है कि आपने अगर कोई चीज खाई जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट डला हुआ है, एमएसजी डला हुआ है, तो फिर आपको वो चीज दोबारा खाने का मन करेगा। अगर आप नूडल्स मंचूरियन वगैरह खाते हैं तो जब आपको ये दिखता है नूडल्स मंचूरियन तो आपको फिर खाने का मन करता है। आप अगर कोई बेकरी का सामान खाते हैं, पिज्जा बर्गर इस टाइप की चीजें, तो आपको उसको देखकर जब आप अगली बार उसे देखोगे तो फिर आपका खाने का मन करेगा, अंदर से ही आपको होगा कि खाना चाहिए। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट इस तरह का काम करता है। शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में अगर खाओगे तो नुकसान भी करता है। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश किसी सतह से मुड़ जाता है। जैसे ये कोई कांच है या कोई चमकीला पृष्ठ है या एकदम स्मूथ चिकनी अगर कोई सतह है, तो उस पर अगर कोई प्रकाश आता है तो वापस टकरा के मुड़ जाता है। इसको बोला जाता है परावर्तन। एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फिर उसकी जो प्रकाश की जो रेखा होती है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। जैसे अगर आप पानी की बाल्टी में अगर कोई छड़ वगैरह पेंसिल पेन ऐसा रखोगे आधा डुबाया हुआ, तो वो तिरछा दिखेगा आपको। आपको वो पेन कुछ इस तरह से दिखेगा, मुड़ा हुआ। ये यहाँ पर पानी की सतह होती है। इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में पानी की बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसके साथ ही वर्ण विक्षेपण होता है। तो हमें इसमें प्रकाश के सातों रंग दिखाई देते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जब आप इस तरफ सूर्य होगा, इस तरफ पानी की बूंदे होगी, और आप यहाँ खड़े होकर के अगर इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष के लिए जरूरी कंडीशन है कि सामने पानी की बूंदे हो, जैसे फव्वारे वगैरह या बारिश हो रही हो हल्की हल्की, और पीछे की तरफ सूर्य हो, मतलब सूर्य की रोशनी पीछे से आ रही हो, तो आप देखोगे तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। सूर्य के प्रकाश में जो सात रंग होते हैं वो सातों रंग आपको दिखाई देंगे। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। मल्चिंग क्या है?
मल्चिंग खालिस्तान की एक विधि है। मल्चिंग अगर आपने देखा हो तो जब खेत में कोई फसल बोई जाती है, जैसे प्याज लहसुन खास करके, तो उसमें जो क्यारी होती है उसके ऊपर एक पन्नी बिछाई जाती है काले रंग की। उस पन्नी में फिर छेद करके आपको प्याज लहसुन वगैरह ऐसी फसलें बोई जाती है। तो इससे क्या होता है, मृदा का क्षरण नहीं होता है, मृदा संरक्षण होता है इससे। हालांकि इसके और भी फायदे हैं, पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा खरपतवार पैदा नहीं होता है क्योंकि प्लास्टिक लगी होती पन्नी, तो उसमें खरपतवार उग नहीं पाते, उनको प्रकाश संश्लेषण नहीं मिल पाता है, तो वो उगेंगे नहीं, उगेंगे तो भी खत्म हो जाएंगे। पानी ज़्यादा भाप बन के उड़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई है। लेकिन इसका सबसे फायदा बड़ा होता है मृदा संरक्षण, भूमि कटाव नहीं होता है इससे। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? तो जब सूर्य का प्रकाश मिलता है पौधों को, तो उस समय पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पौधे और अपना भोजन बनाते हैं, स्टार्च या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की चीज़ें प्लांट बनाते हैं और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होते हैं। तो इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की उपस्थिति होना आवश्यक है, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसके लिए जरूरी है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है। हवाई जड़ें खालिस्तान में उगने वाले पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। हवाई जड़ें मतलब जो जमीन से बाहर है, हवा में स्थित है, उन जड़ों को हवाई जड़ें कहा जाता है। तो वो कहाँ पर फायदेमंद होती है? तो जो समुद्री एरिया होता है, दलदली एरिया, वहाँ पर अगर आपने नाम सुना हो तो मैंग्रोव वन होते हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए इनको सुंदरी वन भी कहा गया है। इनमें क्या होता है कि जड़ें उस पानी वाले एरिया से बाहर निकल जाती है। ये दलदली एरिया होता है, ये पौधा होता है, तो इसकी जड़ें बाहर तक होती है। ये मैंग्रोव वनों में होता है ज़्यादातर, जो समुद्र के आसपास वाले दलदली क्षेत्रों में होते हैं उनमें होती है जड़ें। खरीफ मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल जो होती है वो बारिश में उगाई जाती है और इसमें अगर आप देखोगे तो चना, सरसों और गेहूं ये ठंड के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं और चावल ये बरसात में बोई जाने वाली फसल है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? चावल खरीफ मौसम में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, अब तो पूर्व प्रधानमंत्री है, पहले थी प्रधानमंत्री है, शेख हसीना, इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है आवामी लीग। आवामी लीग की नेता है ये और इस आवामी लीग की स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में स्थापित हुई थी ये। और दूसरी प्रमुख पार्टी की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये दूसरी एक और प्रमुख राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1978 में ये स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना करी थी जियाउर रहमान ने। और आज की तारीख में इसकी जो प्रमुख नेता है वो खालिदा जिया है। यानी कि दो जो प्रमुख पार्टियां हैं बांग्लादेश की, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन दोनों की प्रमुख महिला है। आवामी लीग की प्रमुख है शेख हसीना और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी प्रमुख है खालिदा जिया। माना जाता है कि ये जो खालिदा जिया है ये प्रो पाकिस्तान है।
बलपूर्वक सामूहिकीकरण बलपूर्वक कृषि सामूहिकीकरण और ग्रामीण औद्योगिक की पंचवर्षीय योजना थी, जिसे 1958 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था। इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बहुत ही खतरनाक स्कीम थी ये। इसमें किसानों से जबरदस्ती खेती करवाया जाता था और उद्योग स्थापित करवा गए थे। तो उसमें जो किसानों द्वारा जो फसल का उत्पादन किया जाता था वो अपने पास रख भी नहीं सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये था कि गांव में भी औद्योगिक विकास किया जाए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में आइडियोलॉजी क्या होती है कि जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सब द्वारा उत्पादित हो रहा है और सबका है। मतलब ये कि आपकी जरूरत की चीजें आपके पास रखेंगे, बाकी सब सरकार ले लेगी। पहले यही होता था। अगर आप रूस को देखोगे तब वहां भी यही था, चीन में देखोगे तो वहां पर भी यही है। तो इसमें किसानों द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता था वो सरकार ले लेती थी और जो कृषि कार्य है वो जबरदस्ती करवाया जाता था। माना जाता है कि इसमें बहुत सारे किसानों की मृत्यु भी हुई है। आप कह सकते हो कि प्रताड़ना के कारण कई किसानों ने उत्पादन खेतों में काम नहीं किया, अकाल पड़े, उनके पास खाने के पास अनाज नहीं थे। इस तरह से कई सारी समस्या आई। तो ये इसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया, जिसको जबरन खेती के नाम से भी जाना जाता है, ग्रामीण औद्योगिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य गांव में औद्योगिक विकास करना है। 2001 में पहली ई वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ई वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक ब्राजील में हुई थी। सोशल फोरम होता है कि एक सामाजिक, एक तरह से खुला संगठन है ये, और कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। एक नए विश्व की इसमें कल्पना की गई है। इसमें समाज, मानव अधिकार, इस तरह की विचारों पर विचार विमर्श होता है, ऐसे मुद्दों पर। भारत में इसकी बैठक कभी हुई है क्या? 2004 में भारत में इसकी बैठक हुई थी। 2004 में हुई थी, ये मुंबई में हुई थी। आखिरी बैठक 17-18 इसकी कुछ हुई थी, ब्राजील में हुई थी। इसके बाद हुई नहीं इसकी बैठकें। ये समाज से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। स्टैंड अप इंडिया को भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था और एससी एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें स्टैंड अप इंडिया में ये होता है कि हर बैंक की शाखा को ये कहा गया है कि आप कम से कम एक महिला को लोन दीजिए। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है इसमें। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक एक शाखा को ये कहा गया है कि आप कम से कम एक महिला को दो। और एस टी एस सी समुदाय की महिलाओं को देने का ये इसमें महत्व रखा गया था। लेकिन अब ये है कि अब तो किसी भी वर्ग की महिला को दिया जाता है लोन, और अगर पुरुष है तो वो एस सी एस टी वर्ग का होना जरूरी है इस स्टैंड अप इंडिया के तहत, अगर उसको लोन लेना है तो। ये उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है कि एस टी एस सी के लोग भी अपने उद्योग स्थापित करें। तो इसमें एस टी एस सी की महिलाओं को लक्षित किया गया है कि आप कम से कम एक महिला को हर ब्रांच लोन उपलब्ध कराए, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक। इसकी कुछ कंडीशनें भी है, जैसे आपके पास पहले से कोई लोन वगैरह नहीं है, इस तरह से। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये बहुत पुराना नियम है, 1932 का भारतीय साझेदारी अधिनियम। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। आप कोई साथ में कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो पार्टनरशिप के लिए। भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी? भारत विभाजन की घोषणा को 3 जून घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून 1947 को ये घोषणा हुई थी। माउंट बेटन ने इसकी घोषणा करी थी, इसलिए इसको माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। और यहाँ के लोगों द्वारा इस माउंट बेटन योजना को मन बाटन योजना भी कहा गया है, क्योंकि इसमें भारत विभाजन की योजना थी।
मर्रे नदी किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। मर्रे, डार्लिंग दो वहाँ की प्रमुख बड़ी नदियां हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा ये आपका आज की तारीख में निवाड़ी जिले में आता है, मध्य प्रदेश के निवाड़ी में। निवाड़ी जिला है और निमाड़ अलग है। ये निमाड़ नहीं है, निमाड़ मध्य प्रदेश के नीचे वाले हिस्से में दक्षिण में है। ये उत्तर की साइड में है, निवाड़ी छतरपुर वाले एरिया में। तो ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है ओरछा, जिसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो रुद्र प्रताप सिंह ने करी थी, जो कि बुंदेला शासक थे। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो यहाँ की खासियत ये है, यहाँ पर जो मंदिर है राजा राम मंदिर, मतलब भगवान राम को शासक के तौर पर यहाँ पर विराजमान किया गया है, इसलिए इसको राजा राम मंदिर या राम राजा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जहांगीर महल और कुछ मंदिर भी है। नरेंद्र करमारकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र करमारकर का जन्म हुआ था आपके ग्वालियर में। कौन है ये नरेंद्र करमारकर? ये गणितज्ञ है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था 1955 में। गणितज्ञ थे ये, गणित के विशेषज्ञ थे, और इन्होंने कर्माकर एल्गोरिदम दिया है। कर्माकर एल्गोरिदम के लिए जाने जाते हैं नरेंद्र कृष्ण कर्माकर। ग्वालियर में जन्मे 1955 में। सोपान संगीतम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो सोपान संगीतम ये केरल का है। केरल राज्य का संगीत है ये। तेलंगाना की अगर बात करें तो ओग्गू कथा केरल का, ये आप इसको कह सकते हो कि लोक संगीत, ओग्गू कथा। इसके अलावा है सूची, सूची पाताल। ये भी तेलंगाना का एक तरह से लोकगीत है। कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यक्षगान है। तमिलनाडु में भी बहुत सारे लोक संगीत है, जैसे पन्नी सई। इसके अलावा थप्पाटम, पुलैयार। पुलैयार तालम पूरा नाम है। ये कर्नाटक के हैं। और केरल का कौन सा है? सोपान संगीत या सोपान संगीतम, ये केरल का है। निम्न में से किन दो ग्रहों की कक्षा के बीच अधिकांश क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? कौन सी शक्ति है ये न्यायालय की? सलाहकार क्षेत्राधिकार है, या मूल न्यायाधिकार है, अपील क्षेत्राधिकार है, या संवैधानिक क्षेत्राधिकार है? तो ये मूल न्यायाधिकार में आता है। केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद है, इसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ये इसका मूल न्यायाधिकार है। ऐसे मामले फिर छोटी कोर्ट में नहीं सुने जाते। भारत में उच्च न्यायालय को सबसे पहले कब शुरू किया गया था, या कहां पर शुरू किया गया था? तो भारत में पहले उच्च न्यायालय बंबई, मद्रास और कलकत्ता,
इस समय इसको बॉम्बे कहा जाता था, बम्बई मुंबई को। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय खोले गए थे। भारत में 3 उच्च न्यायालय खोले गए थे, ये 1862 में, 1862 ईस्वी में खोले गए थे, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 ईस्वी में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता 3 जगह पर उच्च न्यायालय खोले गए थे या स्थापित किए गए थे। बुरहानपुर भारत का एक प्रमुख उत्पादक जिला है। तो बुरहानपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केले का। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा केला उत्पादक जिला बुरहानपुर है। बाकी सेब और अनानास अपने यहाँ इतना नहीं होता है, होता ही नहीं है। आम भले होता है। सबसे ज्यादा आम उत्पादक जिला रीवा। निम्न में से किसने मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी थी? इस तरह के प्रश्न भी पूछता है आपका एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड। तो ये मंजूरी दी थी जॉर्ज पंचम ने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने ये मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सा सबसे दक्षिणी जिला है? मध्य प्रदेश के जिलों की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला इसमें चारों दिशाओं को अगर आप देखोगे तो सबसे पूर्वी जिला पड़ता है, वो पड़ता है सिंगरौली। सिंगरौली सबसे पूर्व साइड में पड़ता है। सबसे पश्चिम की अगर बात करेंगे तो अलीराजपुर। और सबसे उत्तर में जो जिला है वो मुरैना है। और सबसे दक्षिण में जिला है वो है बुरहानपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। लेकिन आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि दक्षिण का अगर पूछा गया है और बुरहानपुरी दिया गया है, पश्चिम का पूछा हुआ अलीराजपुरी दिया गया है, मुरैना का अगर उत्तर का पूछा और मुरैना ही मिलेगा, या पूर्व का पूछा तो सिंगरौली ही मिलेगा। हो सकता है कि कोई और नाम दिया हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम में कौन से जिले हैं, पूर्व में कौन से जिले हैं, उत्तर में कौन से जिले हैं, दक्षिण में कौन से जिले हैं। खासकर जो प्रमुख आसपास वाले 3-4 जिले जो होते हैं उनको देखना, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला जिला है जरूरी नहीं वो पूछा जाए। हो सकता है कि सेकंड वाला, थर्ड वाला पूछ लिया जाए। तो ये मध्य प्रदेश के चारों सबसे दूर वाले जिले कह सकते हो आप। पूर्व में है वो है सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर। तो ये था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर। आशा करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में सहयोगी होगा, सहायता करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।